हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे गणित में कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। बच्चों, अभी तक वीडियो नहीं आ पा रही थी, अब रोजाना वीडियो आएगी क्योंकि मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ था, इसके कारण से बच्चों वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो आज से हम लोग सारी वीडियो को एक एक चीजों को समझेंगे और सबसे पहले सिलेबस को देखें कि कौन चीजें कहाँ से बच्चों पूरी तरह से मिलती हैं और पूरी तरह से हमें कौन कौन चैप्टर को अच्छी तरह से बच्चों पढ़ना चाहिए, जिससे सारी चीजें बच्चों क्लियर हो जाएं। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि कौन से चीजों से कितना पूछा जाता है, क्योंकि सिलेबस से बच्चों जब तक ये आपको क्लियर नहीं होगा। क्योंकि बच्चों सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कौन से सिलेबस में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ना चालू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्या है बच्चों, एक चीज मेरी बात गौर से अगर आप समझेंगे तो आपको मैं एक चीज समझाने वाला हूँ। इसमें बच्चों 70 अंक, क्या बच्चों 70 अंक की बात करें तो कह रहा है बच्चों यहाँ पर 70 अंक की लिखित परीक्षा होती है एवं 30 अंक का आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय से किया जाता है। मानो जैसे सपोर्टेड मान लेते हैं स्तर पर होगा जो प्रोजेक्ट कार्य का होगा, यानी ठीक है। आपको समझो पहले, यानी कि 100 नंबर आके पूरा टोटल हो गया जाके, ठीक है। समझना मेरी बात, ये आपकी हो गई परीक्षा। क्या हो गई बच्चों, परीक्षा हो गई प्यारे। और ये हो गया आपका विद्यालय स्थल, क्या हो गया, विद्यालय स्तर। समझना बच्चों, अब जो परीक्षा है बच्चों, ये परीक्षा बच्चों होती है 70 नंबर की। कितनी होती है, 70 नंबर की। और ये बच्चों देंगे आपको 30 नंबर, ठीक है। इसी कहा गया है जो न्यूनतम उत्तीर्ण एवं 23, मतलब अगर बात करें बच्चों तो यहाँ की मैं बात करूं तो यहाँ पर बच्चों आपको 23 तो लाना लाना अनिवार्य है। यदि कोई बच्चा 23 से नीचे लाता है तो बच्चा फेल माना जाएगा। क्या माना जाएगा बच्चों, फेल माना जाएगा। और ये 30 में आपको विद्यालय आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से कितने नंबर देते हैं वो आपका प्रोजेक्ट निर्धारित करेगा, ठीक है। और जब बच्चों प्रोजेक्ट नहीं चलता था तो वहां पर जब 100 का पूर्णांक हुआ करता था तो वहां आपको 33 लाना अनिवार्य था। क्या लाना था, 33 लाना अनिवार्य था। यानी विद्यालय स्तर की बात करें तो 30 नंबर आपको विद्यालय से मिलने वाले हैं और परीक्षा में 23 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। आइए चलते हैं हम आगे की ओर और समझते हैं कौन चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक एक चीजें ये बता दूं कौन से चैप्टर से कितने पूछे जाते हैं और फिर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं ये बताने वाला हूँ। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मैं बताने वाला हूँ। आइए देखते हैं, पहले चीजों को समझते हैं और क्या चीजें बच्चों आपको दी गई हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ से, तो मैंने आपको एक एक चीज बताने वाला हूँ जिस पर आपको समझ में आने वाला है। पहले बच्चों हम लोग इसकी तालिका बना लेते हैं। तालिका में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हम लोग इकाई डाल लेते हैं, कौन सी इकाई हमारे पास चलेगी। ठीक, यहाँ डाल लेते हैं इकाई का नाम, क्या हो जाएगा, इकाई का नाम, ठीक। और इधर हो जाएगा बच्चों अंक, कितने हो जाएंगे बच्चों, इधर हो जाएगा अंक। अब ये हमारे पास बच्चों बनना तैयार है, ठीक है। हमारे पास हम लोगों ने बनाना स्टार्ट कर दिया है। शायद इतने में आ जाए, नहीं आएगा तो हम लोग कॉलम बढ़ा लेंगे, परंतु आ जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो कौन कौन चैप्टर से कितने क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं और चीज़ों को हम समझ के चलेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं, है ना।
तो अगर मैं बात करूं यहाँ से फर्स्ट वाले की मैं बात करता हूं, यानी संख्या पद्धति की बात करूं, कौन सी बात करता हूं बच्चों? मैं बात करता हूं बच्चों संख्या पद्धति की। किसकी? संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में क्या है बच्चों? संख्या पद्धति में जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों, यहाँ से आते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन। कितने आते हैं? 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर हुआ जाके? अगर मैं बच्चों दूसरे की मैं बात करूं, तो दूसरे में क्या है बच्चों? दूसरे में बीजगणित। ये दूसरे की मैं बात करता हूं, तो दूसरे वाले में क्या दिया गया है बच्चों, समझेंगे मेरी बात को। दूसरा प्यारे बच्चों, दूसरा जो आपको दिया गया है वो दिया गया है बीजगणित। क्या दिया गया है बच्चों? बीजगणित। क्या दिया गया है? बीजगणित। अब बीजगणित के अंतर्गत बच्चों हम लोग कहाँ पहुंच गए? अब बीजगणित के बच्चों, अब बीजगणित में ये कै नंबर के बच्चों, यहाँ से आते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन। आइए देखते हैं हम लोग तीसरे वाले की मैं बात करूं। तीसरे वाले में क्या है बच्चों? तीसरे वाले में बच्चों जो है, तीसरे में है निर्देशांक ज्यामिति। क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति बच्चों यहाँ से 0-5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। मैं बात कर रहा हूं बच्चों अब ज्यामिति। अगर मैं चौथे की बात करूं, तो चौथे में बच्चों हमसे पूछता है ज्यामिति में। किसमें पूछता है बच्चों? ज्यामिति में। ज्यामिति में कितने पूछता है बच्चों? ज्यामिति में हमसे क्वेश्चन खाली पूछता है 5 नंबर का क्वेश्चन। कितना पूछता है? 5 नंबर का। अब 5 नंबर का क्वेश्चन, एक निर्देशांक ज्यामिति हो गए, निर्देशांक ज्यामिति। खाली जो ज्यामिति है बच्चों, ये 10 नंबर का पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है बच्चों? ये 10 नंबर की पूछी जाती है। इसको सही कर लेंगे। ये बच्चों 10 नंबर की पूछी जाती है। आइए देखते हैं आगे। फिर इसकी मैं बात चर्चा करूं, तो आपको दी गई है त्रिकोणमिति। कौन सी दी गई है बच्चों? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति की मैं बात करूं, तो त्रिकोणमिति की मैं बात करता हूं 5 नंबर में। अब त्रिकोणमिति में क्या बच्चों? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का नंबर की पूछी जाती है? त्रिकोणमिति बच्चों आपकी पूछी जाती है 12 नंबर की। कितनी? 12 नंबर की त्रिकोणमिति पूछी जाती है। फिर बच्चों आपका जो एक और चैप्टर है, इसे कहते हैं मेंसुरेशन। ये का नंबर पूछा जाता है बच्चों? ये पूछा जाता है बच्चों, आपको पूछता है, देखो बच्चों सारी चीज आपको जानना इसलिए जरूरी है कि आप इसी तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं। तो मेंसुरेशन, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन का नंबर जो आता है, मेंसुरेशन 10 नंबर का आता है। ठीक। अब इसके बाद हमारे पास जो छठवें में पहुंच, 7वें में पहुंच गए। 7वें में सांख्यिकी एवं तथा प्रयोक्ता। क्या बच्चों? सांख्यिकी, सांख्यिकी एवं तथा प्रयोक्ता, तथा प्रयोक्ता, तथा प्रयोक्ता। ये बच्चों का नंबर का पूछता है, ये बच्चों 10 नंबर का पूछता है। जो हमारा कुल बच्चों योग हुआ जाके, जो बच्चों हमारा कुल योग हुआ जाके, वो योग हो गया बच्चों 70 नंबर का। कितना हो गया बच्चों? 70 नंबर का। तो ये किस किस से, कौन चीज किस पर सम्मिलित है, इस चीज को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, जिससे बच्चों आपको सारी चीज की जानकारी मिल रही होगी। बच्चों पैर में थोड़ी दिक्कत इसलिए, थोड़ी बोलने में नहीं मजा, क्योंकि दर्द भी कर रहा है, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे सही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज आपको समझ में आने वाली है। एक बार ऐड करके चेक कर लेते हैं। यहाँ से 5, यहाँ से 18, यहाँ 0, 5, 10, 12, 10, 10। ठीक। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 0 5 18, 0 5 10,
12 10 10 जोड़ो भैया, 5 5 10, 10 और 18, 2 20, 20 की 0, हंसी लगा 2, 1 2 3 4 5, 5 2 7, यानी 70 नंबर का हमारा यही से पेपर आने वाला है। आप लोगों को मैं समझाने वाला हूँ, तो 70 नंबर का पेपर आने वाला है, इसी से आने वाला। अब समझेंगे किस किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आते हैं, चीजों को समझेंगे तो आपको आने वाला है। आइए देखते हैं बच्चों किस नाम से आगे चले। ये बच्चों आप समझ पा रहे होंगे चीजों को, यदि तो आपको ज्यादा कुछ मजा आने वाला है और आप ज्यादा समझ पाएंगे इस पर। देखिए बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन पूछने वाला है आपसे, कै नंबर का क्वेश्चन पूछने वाला है बच्चों, यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं आपको यहाँ पर वो बताने वाला हूँ किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला पूछा जाएगा कि यहाँ पर वास्तविक संख्याएं, ये क्या कटा हुआ है, यहाँ से वास्तविक संख्याएं अंकगणित पर आधारभूत प्रमेय पूछी जाएगी। आधारभूत प्रमेय ये होती है बच्चों, जैसे सिद्ध करना होता है आधारभूत प्रमेय में, ठीक है। आधारभूत प्रमेय में सिद्ध करना होता है कि चीजों को कैसे बटे में रखते हैं, और ये सिद्ध करना होता है बच्चों कि जैसे अंडर रूट वाली चीजें हो गई, उनके बारे में हम लोग को सिद्ध करना होता है, और उदाहरण सहित। किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा कि इसके उदाहरण भी पढ़े जाते हैं क्या बच्चों, इसके उदाहरण भी आपको पढ़ना है। दूसरे किस टाइप के क्वेश्चन, जैसे अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्ग्रहण, ठीक है। पुनर्ग्रहण मतलब होता है इनको सिद्ध करना, जैसे पूछा जाता है अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इनके बारे में, जैसे वास्तविक संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ, ये चीजें हो गई जाके। अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, यानी क्या है इस चीज के बारे में पुनः गठन करना होता है बच्चों, कि क्या चीजें पर यहाँ पर बनाई गई हैं। आइए चलते हैं, यहां से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है। बातें समझ में आ रही होंगी। आइए चलते हैं आगे की ओर। अब देख पा रहे होंगे बच्चों कि आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि क्या चीजें हैं। अब मैं बात करने वाला हूं बहुलक, कह रहा है इस पर हम आ गए आके बीज गणित। यहां से 18 नंबर का क्वेश्चन पूछने वाला है। आज 18 नंबर का क्वेश्चन पूछने वाला है, कह रहा है बहुपद के शून्यांक, शून्यांकों का योगफल गुणनफल, शून्यांकों का क्या क्या पूछता है बच्चों, शून्यांकों का तो एक शून्यांकों का अल्फा प्लस बीटा आपसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा अल्फा इंटू बीटा, ये यही पूछे जाएंगे। गुणनफलों शून्यांकों का मध्य संबंध पूछता है यहीं से, ठीक है बच्चों, ज्यादा इस पर और कुछ नहीं है। शून्यांक पूछता है और एक सर YH से पूछ लेता है, ठीक है। इसी पर छोटा चैप्टर होता है। आगे चलें, ठीक। अब कह रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, हाँ। अब इस पर पढ़ने वाले हैं, ये अध्याय नंबर हम लोग तीसरा पढ़ रहे होंगे, जिसमें पढ़ेंगे बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये कटा हुआ है, इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, रैखिक युग्म दो चर वालों को करने के बीज गणितीय विधि, कौन कौन सी दो विधियां हैं आपको उसमें, जो दो विधियां बच्चों आपसे पूछता है। देखिए मैं बताने वाला हूं, पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि। क्या बच्चों, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या हुआ करता था, जैसे बच्चों हम लोगों को x प्लस वाई बराबर हो गया 5 और x माइनस वाई बराबर हो गया 7, तो हम लोग एक को मान में x के मान में या y के मान में बना लेते थे और समीकरण 2 या 3 बना के मान निकालते थे। ये हमारी प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन मतलब होता है एक को दूसरे रूप में बनाना, ये हमारी क्या कहलाती थी, प्रतिस्थापन विधि कहलाती थी। बात समझ में आ गई। चले आगे, ये आप पढ़ेंगे एक विलोपन विधि, जैसे विलोपन में x प्लस वाई बराबर हो गया 8 और x माइनस वाई बराबर हो गया आपके पास 10, तो यहाँ पर हमें एक चीज को विलुप्त करना होगा, या तो हम x को काट दें या तो y को काटेंगे। अब काटने के लिए मान बराबर होने चाहिए, इसलिए हम लोग काट, जब मान नहीं बराबर हुआ करते थे तो इस पर गुणा कराते थे, ये हमारी क्या कहलाती थी, विलोपन विधि कहलाती थी। आइए चलते हैं हम लोग यहाँ से चलते हैं आगे की ओर और सब चीजों को समझते हैं क्या है। द्विघात समीकरण आप पढ़ेंगे, क्या आप देखेंगे उस पर, द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण में
बहुत चीजों को आपको इस पर समझने वाले हैं। क्या क्या देखिए मैं आपको समझाने वाला हूँ। द्विघात इस पर कह रहा है द्विघात समीकरण में क्या है कि द्विघात समीकरण की मैं चर्चा अगर करूं तो आपको थोड़ा समझेंगे द्विघात समीकरण की क्या है। द्विघात समीकरण में कहा गया है, इस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। क्या नाम है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण कह रहा है मानक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0, परंतु a का मान 0 नहीं कह रहा है। इस पर हम लोग मूल बताते थे। कैसे मूल है? वास्तविक मूल है, असमान है। कह रहा केवल वास्तविक मूल का द्विघात सूत्रों द्वारा गुणनखंड, इसी में गुणनखंड निकालना सीखेंगे। द्विघात समीकरणों का व्युत्तर विधि और उनके मूलों की प्रकृति, कैसे मूल हैं के बीच संबंध, द्विघात समीकरणों को दैनिक जीवन में अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इबराती प्रश्न। इबराती प्रश्न मतलब होता है कि इसमें 2-4 टाइप के और क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा? बताइए यहां तक हम लोगों ने किस पर पढ़ लिया? ये आते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने 3 नंबर तक पढ़ लिया। अब 3 नंबर तक क्यों? क्योंकि बच्चों यहां से टोटल कहां तक बीज गणित पूछी गई थी, क्योंकि मैंने बताया था ना बीज गणित में 18 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 18 नंबर तो कहां तक बीज गणित है? यहां तक अभी बीज गणित चलती है। अभी और चलती है कहां तक? समांतर श्रेणी तक। कहां तक? समांतर श्रेणी तक। अगर हम बात करें यहां से आ जाते हैं हम लोग, ये आ गए। अब हम लोग आ गए, इस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। क्या नाम है? समांतर श्रेणी। चैप्टर क्या नाम है? समांतर श्रेणी। ठीक, चैप्टर का नाम हुआ है समांतर श्रेणी। ठीक, अगर बात करूं कि चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी चैप्टर का नाम है, ये 5वां है। समांतर श्रेणी में क्या है? समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी के nवें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग भी निकालना, पद भी निकालना। इसी पर समान जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए अनुप्रयोग। यानी यहाँ पर हम लोग ऐसे सवाल पढ़ते हैं n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पढ़ते थे बच्चों। और पढ़ते थे Sn बराबर n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने बच्चों सब पढ़ा के रखा है। अब एक बार वीडियो जाके देखो तो पहले, ये सारी चीजें बच्चों मैंने पढ़ा के रखा है। n माइनस 1 इंटू डी, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा के बच्चों रखा है। एक बार जाके वीडियो सभी लोग देखो, एक एक चीज मैंने बताई है, ऐसी कोई चीज नहीं रहेगी जो मैंने ना बताई हो। आप देखेंगे जैसे चैप्टर वाइज चैप्टर मैंने बेसिक में इतना अच्छा समझा दिया कि आपको किसी ने बताया नहीं होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक टोटल कितने नंबर तक क्वेश्चन पूछे जाते थे बच्चों? आपने पढ़ा होगा यहां तक 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, क्या चीजें हैं। अब निर्देशांक ज्यामिति की ओर मैं बात करूं तो निर्देशांक ज्यामिति क्या है? तो निर्देशांक ज्यामिति की मैं बात करने वाला हूं। आइए देखता हूं निर्देशांक ज्यामिति क्या है। ये आ गई निर्देशांक ज्यामिति में क्या है? कह रहा है रेखा के द्विपरिमेय निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी का सूत्र, विभाजन का सूत्र। यहां पर दूरी का सूत्र, अब विभाजन का सूत्र हो गया। ठीक है, मध्य बिंदु का हो गया जाके। अब जैसे आपको क्या है, जैसे दूरी का सूत्र क्या पढ़ा होंगे आप लोग? डी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये पढ़ा होगा बच्चों। अब आप लोगों ने विभाजन में पढ़ा होगा। विभाजन के लिए मैंने बताया था, विभाजन के लिए बताया था mx वाला बताया था, याद करो सभी लोग, मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों। यहां से m1 और m2, इसको मैंने कहा था 12, 21, ये सारी चीजें, इसको m y, यहां से m y, m1 m2, इसको 12, 21। बच्चों हम लोग तहलका मचाने वाले मैथ में, ये बहुत चीजें हैं। और मैं ऐसा एग्जाम आपको दिलाऊंगा कि 100% आपको नंबर आने वाले हैं। ये बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं, चिल्ला के कह रहा हूं कि आप वीडियो देखिए। सभी लोग एक बार प्लीज शेयर कर दीजिएगा, जहां तक सभी लोग तक वीडियो बच्चों पहुंच सके। आइए देखते हैं आगे की ओर क्या है बच्चों। ये देखो, किसी ने आपको इसके बारे में नहीं बताया होगा।
अगर आप पढ़ना चाहें तो बिल्कुल एक एक चीजों से समझिए। ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जो मैंने समझाऊं ना, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके पेपर में ना आए। वही क्वेश्चन बता के जाऊंगा जो आपको एग्जाम में आने वाले हैं। अब चलते हैं हम लोग यहाँ से ज्यामिति की मैं बात करने वाला हूं। तो यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन की मैं बात करने वाला हूं आपके सामने। करा त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज में पढ़ा रहा हूं प्रेजेंट टाइम में, इस समय में त्रिभुज समय पढ़ा रहा हूं। त्रिभुज के वीडियो आप लोगों ने बेसिक में देखा होगा, इतना तगड़ा पढ़ा दिया कि आपको किसी ने बताया तक नहीं होगा। कह रहा है कि समरूप त्रिभुजों की परिभाषा, वहां पर मैंने समरूप, सर्वांशम सारी चीजें बताई है, और उदाहरण और प्रति उदाहरण, यहाँ पर जो भी उदाहरण है, यहाँ पर आधारभूत प्रमेय भी मैंने समझाई है, जिससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना जाए। और इस समय मैं प्रश्नावली को भी सॉल्व करा रहा हूं। तो क्वेश्चन को समझिए कि आज यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन, त्रिभुज, समरूप, सर्वांशम इनके बारे में बताया। यहाँ से बच्चों 10 नंबर के क्वेश्चन पूछने वाले हैं। चीजें समझ में आ रही होंगी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, मैं आपको यहीं पर बताने वाला हूं। आइए देखते हैं। ये देखिए किस तरह के क्वेश्चन, पहला टाइप की मैं बात करता हूं। आप समझते रहेंगे मेरी बात को तो कोई भी आपको हराने वाला नहीं है। आप देखिएगा, मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूं और सारी चीजें बता के जाने वाला हूं। आइए देखते हैं कैसे चीजों को समझो, मेरी बात को गौर से। कह रहा है पहले पॉइंट की बात करें तो त्रिभुज की एक भुजाओं के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के समान अनुपाती में विभाजित करती हैं। इसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। किस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के। कह रहा है त्रिभुज की एक भुजाओं के समान खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान रूप में विभाजित करती यानी काटती है। आगे की बात करूं, आगे की बात करने वाला हूं मैं आपसे। आप कहेंगे सर आप क्या लेके आए हैं, ये तो आपने एग्जाम को तहलका मचा दिया है। आइए देखते हैं। ये देखिए कहा गया है त्रिभुज की दो भुजाओं का समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा को समांतर होती है। ये टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बारे में बात करूं तो ये है आपके, ये आ गई आपके। कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का एक युग्म समानुपातक हो और आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ये मैंने बता दिया, समझाया समरूप कैसे होते हैं। जाके वीडियो देखिए एक बार। आप क्या कर रहे हैं, जाइए वीडियो और देखिए और आपको चीजें समझिए। देखिए फिर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कहा गया यदि दो त्रिभुजों में संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं। ये तो आपने पढ़ा ही है। तो त्रिभुज समरूप होते हैं, ये चीज भी है। आइए इसमें चीजों में समझाया गया है किस टाइप के क्वेश्चन है। एक बार सभी लोग पढ़ लेंगे तो आप यहाँ से क्वेश्चन को जान पाएंगे। आप देखते हैं वृत्त के बारे में। अगर मैं वृत्त की बात करूं तो आप सर कहेंगे आपने तो बिल्कुल तहलका ही मचा दिया। तहलका क्यों ना मचाएं भाई, बच्चों की मेहनत है, बच्चों के लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। एक बार सभी लोग दबा के वीडियो को शेयर कर देंगे जहां तक सब लोग तक पहुंच जा सके। एक बार सभी लोग शेयर करिए प्लीज, एक बार सभी लोग शेयर करिए। मैं आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूं ना, आपके लिए इस प्लेटफॉर्म में खड़ा हूं ना। तो एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करिए जहां तक वीडियो सब तक पहुंच जा सके। देखिए कैसे कहते हैं। कह रहा है वृत्त के बारे में, वृत्त की परिधि, वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु। ठीक है, इसके बारे में क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, यहां से आपको कुछ करा वृत्त की स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये भी बच्चों वृत्त के बारे में। अब वृत्त के बारे में और क्या चीजें हैं, ये देखिए वृत्त के बारे में। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती हैं। ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श पर खींची गई रेखा है दूरियां बराबर होती हैं। ये खींच दिया मैंने बच्चों। आइए चलते हैं आगे। अब कहा गया त्रिकोणमिति। वाह 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 भैया, त्रिकोणमिति, वाह मेरे राजा। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में आपने ऐसा देखिए या बेहतरीन चीजें लेके आना है। त्रिकोणमिति में देखो, त्रिकोणमिति में आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। वाह त्रिकोणमिति तो चूरन भाई चूरन, में आपको बिल्कुल चुटकियों में हल करना सिखाऊंगा। त्रिकोणमिति वो इतने तगड़े सवाल त्रिकोणमिति के कि आपको किसी ने बताया तक नहीं होगा और वो चुटकियों में हल करना सिखा दे। आइए देखते हैं चीजों को और समझने की कोशिश करते हैं।
कह रहा है त्रिकोणमिति में 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे हुए। ओ हो, अरे ये तो त्रिकोणमिति पूरा बड़ा लंबा निकल गया, 12 नंबर ले गया। चलो इसको तो आपको घोंट के पी जाना है त्रिकोणमिति को हलारत में। देखिए कैसे कहा गया, त्रिकोणमिति का परिचय समकोण। वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताऊंगा आपको त्रिकोणमिति क्या है। जब आप मेरी त्रिकोणमिति की वीडियो आए तो बिल्कुल आप इसका वीडियो पोस्टमार्टम देख लेना, बिल्कुल पोस्टमार्टम देख लेना। अरे पोस्टमार्टम में आपको वो बता दूंगा एक एक इस त्रिकोणमिति की हड्डियां किसने बनाया, किस लिए बनाया गया, किस काम की आएंगी, कैसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। आप मास्टर में को त्रिकोणमिति को घोट के पी जाएंगे। कहा त्रिकोणमिति का परिचय समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात 0 और 90 के त्रिकोणमिति अनुपात हो। ज्यादा या नहीं याद करना, जो टीचर बताते हैं ना अरे इतने तक याद करो, याद, अरे कुछ नहीं याद करना भैया, कुछ नहीं। जस्ट त्रिकोणमिति के अनुपातों को 0 अंश के मान, 30 के, 45 के, 60 के, 90 के, इनके बीच के मान याद करना और किसी के मान ही नहीं याद करना है। ये सब बेकार की चीजें। 1 2 3 4 5 2 4 5 चीजों के मान याद करना है। घबरा क्यों रहे, मैं बैठा हूं ना आपके लिए। ये देखिए इस पर संबंध भी कुछ दर्शाए गए हैं। बाकी सूत्र में तो आपको लिखाऊंगा त्रिकोणमिति में। ऐसा त्रिकोणमिति बढ़ा दूंगा, ऐसा त्रिकोणमिति बढ़ा दूंगा कि आप कहेंगे सर आपने तो बिल्कुल तहलका बना दिया। देखिए आइए देखते हैं, चीजों को समझते हैं। का त्रिकोणमिति अंशामिक त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं क्या होती हैं? जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा जैसे कहा गया है साइन देखो ये देखो एक मान होता है, इसी पर सूत्र निकालना मैं आपको और बता दूंगा। जैसे अब किसी कोई साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे कहा जाता काश तुम साइन थीटा होती और मैं कॉस थीटा होता, दोनों पर स्क्वायर लगाते और हम दोनों एक हो जाते। तो एक नहीं होना भैया, यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए, नहीं मार पड़ जाएगी। आइए देखते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसके बारे में बहुत ये जो आपको लग रहे होंगे ना कि बहुत डिफिकल्ट, कुछ नहीं है। आप बिल्कुल मंड से हटा दीजिए, आपको 100% समझ में आने वाला। आइए देखते हैं आगे। फिर कह रहा ऊंचाई दूरी की बात करता हूं। ऊंचाई दूरी में क्या है? ऊंचाई दूरी इसी के अंतर्गत आती है, आपकी त्रिकोणमिति के अंतर्गत आती है। ऊंचाई दूरी को मैं समझाने वाला हूं। ऊंचाई दूरी में क्या है? ऊंचाई दूरी की बात करने वाले हैं। ऊंचाई और दूरी उन्नयन कोण, अवनमन कोण। अरे उन्नयन अवनमन कोण तो बिल्कुल वो है यार। ऊंचाई दूरी पर अदय्य तो बिल्कुल यहां से बिल्कुल चिवरन, कुछ नहीं। यहाँ पर दो समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्नयन और अवनमन कोण केवल 30 45 60 अंश, बस इतने 30 45 60 ये तक मान ज्ञात करने थे। ऊंचाई दूरी आपकी तैयार। आगे की बात करूं, अब हम लोग आ गए मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन में क्या आ गए? ओ मेंसुरेशन की मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर वृत्तों से संबंधित पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले बच्चों? वृत्तों से संबंधित पढ़ने वाले हैं। कि वृत्तों से संबंधित में क्या है कि आप वृत्तों से संबंधित में से आप चाहेंगे तो इस वृत्तों से संबंधित में पढ़ेंगे क्या चीजें? वृत्तों से संबंधित, जो वृत्तों से संबंधित है त्रिज्य खंड तथा वृत्तों खंड से क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे तो कह रहा है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों के त्रिज्य खंड और वृत्तों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां से देखो क्या क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निम्नलिखित किन्हीं दो द्वारा संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंबवृत्तीय, बेलन, शंकु मिश्रित प्रश्नों दो भिन्न तरह के ठोसों को संयोजन से संबंधित, इससे अधिक नहीं हो सकते हैं। बच्चों कहां तक इनकी औकात है मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। अब घबराइए नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है, चीजें समझ में से पढ़ लीजिए, नोट आउट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए। ये आ गए सांख्यिकी और प्रयोक्ता के बारे में बात करें तो सांख्यिकी और प्रयोक्ता के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर आपने तो बिल्कुल तहलका ही मचा दिया। देखिए आपको किसी पूरी यूट्यूब ने नहीं ऐसा चीज बताया होगा। कह रहा है सांख्यिकी वर्गीकृत आंकड़ों का मध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में। बस 3 चीज पढ़ लीजिएगा, कहे घबरा रहे बच्चों, मैं बैठा ना। सांख्यिकी वर्गीकृत पढ़ लेंगे, मध्य पढ़ लेंगे, माध्यिका पढ़ लेंगे, बहुलक पढ़ लेंगे, बस
बहुत, मैं आपको एक ही लाइन बता दूंगा चुटकियों जैसा, बिल्कुल सॉल्व करना सीख जाएंगे। आइए देखते हैं आगे की ओर, फिर चलते हैं, मैं चल दिया आगे की ओर, और क्या है चीजों को समझते हैं। चीजों को समझेंगे तो 100% आने वाला है, मैं ये आपको दावे के साथ कर सकता हूँ। क्या, चलिए, कहा गया है कि प्रक्रिया और प्रक्रिया की सैद्धांतिकता, परिभाषा और एकल घटना पर आधारित समान प्रश्न कैसे आते हैं प्रश्न। अब शायद आप लोगों ने प्रक्रिया के बारे में भी पढ़ लिया, अब कुछ शायद मेरे हिसाब से रह ही नहीं गया है, और हम लोगों ने सारे समान प्रश्न के बारे में पढ़ लिया है, इससे अधिक कोई चीज आने वाली नहीं है। तो बच्चों, कैसा वीडियो लगा, एक बार सभी लोग शेयर कर लीजिएगा, और सभी लोग एक बार कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखिएगा। और मिलते हैं बच्चों, हम लोग एग्जाम के लिए फोड़ देते हैं, और बहुत ही जल्दी बच्चों आने वाला हमारा बैच बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग इंतजार करिए, आपको बिल्कुल लॉन्च होने वाला बहुत बेहतरीन बैच, जो आपको बिल्कुल नंबर अधिक से अधिक नंबर दिलाने वाला है, पूरे में पूरे 70 में 70। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राधे राधे।